वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आपके बीच में आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके सिलेबस के एक टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कल मैंने आपको जो है वो जो टीचिंग एड्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो में लेके आया था, तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। तो उसी से ही ये मिलता जुलता है संप्रेषण कौशल। ठीक है, तो हम इसके बारे में जो है वो डिटेल में जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर इससे संबंधित जो आपका एमसीक्यू टेस्ट वाला प्रैक्टिस सेट होगा वो इसके बाद में करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है ना, संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो संप्रेषण है उसका मतलब है इंग्लिश में कम्युनिकेशन। तो क्या है संप्रेषण? संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या चीज़ है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, एक दूसरे से अपने तथ्यों, अपनी भावनाओं को जाहिर या व्यक्त करते हैं। वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है या संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये हमारे शिक्षाविद हुए हैं बर्नार्ड, उन्होंने इसकी एक परिभाषा दी है, तो हम देख लेते हैं वो क्या है। तो बर्नार्ड के अनुसार संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिससे कि एक साझा और सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। यानी कि किसी भी संगठन में जो है लोग आपस में कम्युनिकेशन के द्वारा जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, किसी भी साझा लक्ष्य, जो उनका एक लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, कोई भी ग्रुप है, कोई भी संस्था है, वो उसके अंदर अगर जब कम्युनिकेशन होता है तो तब जाके उनके वो संगठन क्या करता है, अपने साझा लक्ष्यों को या एक समान उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन है उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो हम प्रभाव इसका जो इस प्रकार से देख लेते हैं। जो ये मैंने यहाँ पे ये बना रखा है चार्ट, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो है प्रेषक, यानी कि भेजने वाला, जो कि जो है वो जो कम्युनिकेशन को भेज रहा है। और वो क्या भेज रहा है, अभिसूचना या इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद इसका कोई ना कोई क्या होगा, माध्यम होगा, और उसके बाद होगा इसका प्राप्तकर्ता या रिसीवर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये कम्युनिकेशन का एक प्रवाह चित्र मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अच्छे संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं। द क्वालिटी ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो है विशेषता है, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। तो जैसे कि अभी हमने पहले परिभाषा में भी देखा कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, आपस में जो है किस प्रकार से रिलेशन बिल्ड होने हैं, उसके लिए जो है एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया, यानी कि एक उद्देश्य के तहत जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या हो गया, संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष यानी कि साइको सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो क्या हैं, विचार विमर्श, विचार विनिमय, संवेदनाएं, भावनाएं तथा संवेग समाहित होते हैं। यानी कि उसके अंतर्गत जो है वो लोग हैं उनके बीच में आपस में किसी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श होता है, उनके बीच में भावनाओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का विनिमय होता है, उनकी संवेदनाएं, भावनाएं या इमोशंस का क्या है, आदान प्रदान होता है किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रभावशाली जो संप्रेषण है वो उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी तत्व है। तो हम यहाँ पर टीचिंग के अंदर इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी इफेक्टिव जो टीचिंग है, बुनियादी तत्व उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो आप मान ही नहीं सकते हैं कि जो टीचिंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो ये इसका क्या है, बुनियादी तत्व है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि आवश्यकता क्या है कम्युनिकेशन की।
तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको स्थापित करने तथा उनका प्रसार करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है जब वो स्थापित होता है, जैसे कि हम अगर स्कूल को भी एक इंस्टीट्यूट मान लें या एक संस्था मान लें, तो उनका भी जो लक्ष्य है या जो उनका लक्ष्य है शिक्षा देना, या कोई भी सरकार है उसका कोई लक्ष्य है, उसके कोई इंस्टीट्यूशन का कोई लक्ष्य है, वो कब तक सफल नहीं होगा जब तक कि क्या ना हो, कम्युनिकेशन ना हो। किसके बीच में? सरकार के या जनता के बीच में, या जो भी संस्था अगर कुछ भी जो है लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वो जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगी तब तक उनके लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है किसी भी संस्था के लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, योजनाएं विकसित करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। जब सरकार कोई भी योजना या कोई भी जो है स्कीम जो लाती है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? संवाद या संप्रेषण, कम्युनिकेशन। लोगों के बीच में आपस में संवाद होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी, ताकि वो क्या करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, और इसके माध्यम से योजनाएं जो हैं सुचारू रूप से संचालित होंगी जब जन भागीदारी भी उसके अंतर्गत होती है। ठीक है, तीसरा जो है इसमें, मानव तथा संसाधन को प्रभावशाली ढंग से संगठित करने के लिए संप्रेषण आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो हम ह्यूमन है और जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको अगर हमें इफ़ेक्टिव ढंग से जो है वो उसका जो संगठित करना है, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से जो है उनका यूज़ करना है, तो उसके लिए जो है वो कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। ठीक है ना, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने मनमर्जी से काम करेगा, तो इससे जो है संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्यरत जो व्यक्तियों के कार्यरत जो व्यक्ति हैं उनके निष्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी संस्था, किसी भी सरकार के अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या एजुकेशन में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका कितना निष्पादन है, निष्पादन का मतलब होता है आउटकम, उस पर अगर हमें नियंत्रण रखना है, उसका देखना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, संप्रेषण के उपकरण। संप्रेषण के उपकरण, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो मानवीय संप्रेषण है, यानी कि ह्यूमन जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो 4 प्रकार से होता है। पहला है मौखिक संप्रेषण, दूसरा है प्रदर्शन संप्रेषण, तीसरा है प्रक्षेपित संप्रेषण, और चौथा है कार्यपरक संप्रेषण। तो एक एक करके देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है मौखिक संप्रेषण की। ठीक है, इसमें जो प्रेषक है वो बोलता है और प्राप्तकर्ता उसको सुनता है। उपकरणों की सहायता से जो है प्रेषक के बोलने को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार श्रोताओं को उसको सुना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ओरल जो है वो कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, यानी मैं जैसे आपको बोलकर कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो वो ओरल कम्युनिकेशन हुआ, या हो सकता है कि उसमें क्या किया जाए, उपकरणों की सहायता से मेरी जो आवाज़ है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसके अनुसार श्रोताओं को मेरी आवाज़ को सुनाकर कम्युनिकेशन कर दिया जाए। जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, हमारे जो कोई श्रव्य टेप है, यानी टेप रिकॉर्डर है, या टेली कम्युनिकेशन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, इन सब में क्या होता है, किसके द्वारा जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं? मौखिक संप्रेषण के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम जो और आपका कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, तो उसको भी हम मान सकते हैं कि ये भी क्या है, टेली कम्युनिकेशन का ही एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदर्शन संप्रेषण। तो प्रदर्शन का मतलब होता है एग्जीबिशन। ठीक है, तो एग्जीबिशन कम्युनिकेशन का मतलब होगा इस प्रकार के संप्रेषण के लिए शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। इसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा धार्मिक, प्राकृतिक स्थलों को देखने का अवसर दिया जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई आप इस प्रकार की शैक्षिक यात्रा यानी एजुकेशनल टूर्स जो है आयोजन कराए जाएं, और जो विभिन्न हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल हैं उनको जो है उनका प्रत्यक्ष दर्शन बच्चों को करवाया जाए। अगर हम कक्षा के अंदर की बात करें तो कक्षा के अंदर जो है, कक्षा में शिक्षक जो है वो मानचित्र हो गया, और यानी कि मैप, ग्लोब, चार्ट, और जो प्राकृतिक चित्र हैं, फोटोग्राफ हो गया कोई, उनकी सहायता से जो है छात्रों को प्रदर्शन संप्रेषण दिखाता है, यानी अपना जो एग्जीबिशन जो कम्युनिकेशन है उसको शो करता है, किसमें? क्लास के अंदर, इन माध्यमों से। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे है प्रक्षेपित संप्रेषण। ऐसे उपकरण जो संप्रेषण के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गया, यानी कि जो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर देते हैं, उसको और ज़्यादा तीव्र कर देते हैं, वो सभी माध्यम प्रक्षेपित संप्रेषण के अंदर आएंगे। जैसे कि टीवी, अगर हम कोई फिल्म जो है क्लास के अंदर दिखाते हैं तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। जो है बच्चे जो पहले नहीं समझ पाते थे वो भी इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है कार्यपरक संप्रेषण। ठीक है ना। तो कार्यपरक संप्रेषण के अंदर जो है वो बच्चों को कार्यपरक अनुभव दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ज्ञान तथा कौशल का विकास ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों से लिया जाता है। कौशल विकास लिखने, पढ़ने व बोलने के अभ्यास से किया जाता है। ठीक है। गायन वादन के कौशल का विकास अभ्यास से विकसित किया जाता है और इसमें करने हेतु अवसर व निर्देश देते हैं। इसका मतलब होगा कि हमें जो है वो किस प्रकार का अनुभव, जब हम बच्चों को गायन वादन के लिए का कौशल का जो विकास करवाते हैं तो उसमें भी हम बच्चों को अलग अलग प्रकार के अवसर देते हैं और अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वो क्या हो गया, कार्यपरक जो है संप्रेषण का एक प्रकार हो गया। या हम उनको लिखने, पढ़ने या बोलने के जो कौशल हम सिखा रहे हैं तो वो सब क्या है, उसमें उनके ज्ञानेंद्रियों का जो है प्रयोग हो रहा है। तो वो जो है हमारा एक कार्यपरक संप्रेषण हो गया, समझ लो। ठीक है ना। कार्यपरक संप्रेषण यानी उनके लिए एक वर्किंग जो है हमने कम्युनिकेशन करवा दिया है बच्चों के लिए। तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे चलते हैं, संप्रेषण की विधि, यानी कि क्या क्या मेथड संप्रेषण या कम्युनिकेशन के हो सकते हैं। तो संप्रेषण की दो विधियां हैं मुख्यतः। पहला है मुद्रित या लिखित संप्रेषण, दूसरा है अमुद्रित या मौखिक संप्रेषण। तो जो दोनों ही माध्यमों में छात्र एवं अध्यापकों के मध्य अंतरक्रिया होती है। ठीक है ना। चाहे वो कोई भी माध्यम हो, उनके बीच अंतरक्रिया तो दोनों माध्यमों में होगी, चाहे आप लिखित माध्यम की बात करें या मौखिक माध्यम की बात करें। अध्यापक छात्रों तथा अध्यापकों के मध्य तथ्य यानी फैक्ट्स, प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, और जो सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल हैं उनका जो है कम्युनिकेशन किया जाता है, ये आप जानते हैं। और संप्रेषण के अंतर्गत माध्यम तथा पाठ्य वस्तु निहित होती है। ठीक है। तो संप्रेषण के कुल मिला के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से 3 घटक होते हैं? पहला है पाठ्य वस्तु, दूसरा है शिक्षण विधि और तीसरा शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई भी जो अध्यापक अगर कम्युनिकेशन कर रहा है क्लास के अंदर तो 3 चीज़ें ही क्या है उसके लिए माध्यम है, घटक हैं उसके। पहला पाठ्य वस्तु यानी करिकुलम के माध्यम से वो बच्चों के साथ जुड़ेगा कि कौन सा करिकुलम जो है वो दिया है या कौन सा सिलेबस दिया गया है उसको उसने पढ़ाना है, तो उसके माध्यम से वो जुड़ेगा। और उसके बाद शिक्षण विधि यानी कि कौन सी टीचिंग टेक्निक वो अपनाएगा पढ़ाने के लिए। और तीसरा शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग एड्स कौन से प्रयोग में लाएगा। तो इस प्रकार ये 3 घटक हैं जिनके माध्यम से वो क्या करेगा, बच्चों से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है ना। उसके बाद बात है कि संप्रेषण में 4 प्रक्रियाएं प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी? पढ़ना, लिखना, बोलना या सुनना। तो ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं इन्हीं से क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन होता है। अगर हम मौखिक जो संप्रेषण है उसकी बात करें तो उसके अंतर्गत बोलना और सुनना, ये जो दोनों क्रियाएं हैं बोलने और सुनने की, ये क्या होंगी, आपके मौखिक संप्रेषण की बात होगी। और मुद्रित संप्रेषण की बात होगी तो उसमें पढ़ना और लिखना, ये 2 क्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख क्रियाओं के अंतर्गत ही संप्रेषण होता है ना। नेक्स्ट है संप्रेषण के निम्नलिखित माध्यम हो सकते हैं। क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? श्रव्य माध्यम यानी कि ऐसे माध्यम जो सुनकर होते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी, टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है ना। या अगर टीचर क्लास में सीधे सीधे ओरली कुछ ही बता रहा है तो वो भी श्रव्य माध्यम ही हो गया। ठीक है ना। फिर दूसरे होते हैं दृश्य माध्यम, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं। चित्र हो गए, ग्राफिक्स हो गए, चार्ट, वीडियो, यानी कि कुछ भी इस प्रकार के माध्यम जिसके माध्यम से जो दृश्य सामग्री है वो उसको प्रदर्शित किया जाता है। इस सामग्री को अगर हम ब्लैक बोर्ड पर बनाकर प्रदर्शित करते हैं तो वो भी क्या होगा, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। दृश्य सामग्री के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? हमारे समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, पुस्तकें हो गया, ये सभी जो है हमारे दृश्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड होता है दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी कि ऑडियो विजुअल जो मीडियम होगा। तो इसमें हमारी कौन कौन से आएगी? वीडियो फिल्म होगी, कक्ष में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और कोई चित्र बनाता है और फिर उसका स्पष्टीकरण भी करता है। तो ये इसमें क्या हो गया, ये दृश्य श्रव्य माध्यम हो गया कि इसमें हमने कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया, वो बच्चों ने देखा भी और सुना भी, यानी कि उसमें दोनों ही माध्यम प्रयोग हुए। तो कम्युनिकेशन किस प्रकार का हुआ, दृश्य श्रव्य हो गया। ठीक है ना। यानी कि ऑडियो वीडियो, ऑडियो
विजुअल जो है वो मीडियम हो गया जब टीचर ने उसको बनाकर भी दिखाया और उसके बाद एक्सप्लेन करके भी दिखाया, ठीक है ना। नेक्स्ट है अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग, मैक्सिमम जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका प्रयोग। अब इसमें क्या होता है, हमारी सभी इंद्रियों को ज्ञान के द्वार की संज्ञा दी गई है। यदि हम इन सभी का प्रयोग जो है विचारों और सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि सबसे प्रभावशाली संप्रेषण चल रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन कब होता है, प्रभावशाली जो कम्युनिकेशन है वो तब होता है जब हम अपने जो इंद्रियां हैं उनका जो है वो मैक्सिमम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी जब इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं पर आता है कि अगर हम एक बच्चे को जो है वो क्लास के अंदर कोई चित्र बनाकर दिखा रहे हैं, या दूसरा जो ऑप्शन अगर इस प्रकार का है कि हम बच्चे को खुद जो है वो काम प्रोजेक्ट के माध्यम से दे रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा माध्यम ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो कौन सा इफेक्टिव होगा, दूसरा माध्यम ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें जो है वो बच्चा खुद से एक्टिव है और उसकी जो है देखने वाली इंद्रियां भी एक्टिव है और हाथ भी उसके एक्टिव हैं, यानी कि ज़्यादा जो है, और दिमाग भी उसका एक्टिव है। जितनी ज़्यादा इंद्रियां उसकी एक्टिव होगी उतना ज़्यादा वो प्रभावशाली उसका कम्युनिकेशन होगा। हम हमारी भी जितनी हम जब कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, अगर हम खाली बोलते रहें तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। साथ के साथ अगर हम बोलने के साथ साथ चीज़ों को जो है वो दिखा भी रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हाव भाव भी प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है। फिर वो कह रहा है कि ये इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान के द्वार कौन कौन से हैं, जो हम वो बोल रहा है कि कौन से वो ज्ञान के द्वार हैं जिनकी इंद्रियों की बात करा, तो वो क्या है, दृष्टि हो गया, हमारा सुनने की क्षमता हो गई, सूंघने की क्षमता हो गई, ठीक है ना, स्वाद लेने की, स्पर्श करने की। हम इन सभी ज्ञान द्वारों का अलग अलग प्रयोग करते हैं या संयुक्त रूप से भी प्रयोग करते हैं, यानी कहीं कहीं पर तो हम इनका अलग अलग प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर इनको कंबाइंड रूप से हम प्रयोग करते हैं, एक से ज़्यादा का, ठीक है ना। यानी एक्सपेरिमेंट जब हम कोई कर रहे हैं तो हम वहाँ पर उसको सूंघ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्पर्श से उसको छू भी रहे हैं। तो कई बार हम उसका संयुक्त रूप से प्रयोग करते हैं या कई बार हम एक साथ सिंगल रूप से उसका प्रयोग करते हैं। तो प्रभावशाली जो है वो शिक्षण अधिगम का अर्थ है कि अधिकतम जो इंद्रियों का प्रयोग जिससे कि प्रभावी संप्रेषण क्रिया प्रभावशाली हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इफेक्टिव जो है वो कम्युनिकेशन की बात हो गई। और उसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण और यंत्र हैं जिनका प्रयोग जो है वो किया जाता है, वो हमारे दूर संचार हो गया और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये तो है ही आजकल, और इसके अंतर्गत इसके अलावा जो है वो हमारा जो इंटरनेट हो गया, ये भी क्या हो गया, एक प्रभावशाली संप्रेषण का माध्यम हो गया, ठीक है ना, जिसके माध्यम से जो है हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन लोगों से करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का जो टॉपिक था, वो है संप्रेषण। आई होप कि आप लोगों को जो है मैं जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसके अलावा जो भी और टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी मैं जल्द ही जो है वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग इसी तरीके से जो है वो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।